गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई ऑलरेडी हमने जो अपनी प्रीवियस 6 क्लास थे वो कंप्लीट कर ली थी और लास्ट क्लास में हमने किस चीज़ के बारे में बात किया था, जो हमारे प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगोस्की की जो जो अपने सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी है उसके बारे में हमने, सोशो कल्चरल थ्योरी है उसके बारे में बात करी थी। उसके बाद में कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट और प्याजे के मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। जो हमारी थ्योरीज थी, जो हमारे कॉग्निशन डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, उन थ्योरीज को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज है भाई हमारा कौन सा प्रैक्टिस का टाइम है। तो प्रैक्टिस में हमने कौन सी चीजें देखनी है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे मल्टीपल एग्जाम्स के। भाई अभी भी बता रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरी जो अपनी पेडागोजी है वो कंप्लीट इन डेप्थ आपको फ्री पेडागोजी पढ़ाई जा रही है आपकी इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पेडागोजी अगर जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है उस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी हो, सी टेट हो, एच टेट हो या फिर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएलटी, कोई भी एग्जाम आप लगा रहे हो, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जीरो से लेके भाई पूरी पेडागोजी स्टार्ट कर रखी है और कंप्लीट विद प्रैक्टिस आपको ये पूरी पेडागोजी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई आज हम पीवाईक्यू करने वाले हैं प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की के थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है भाई, और जिन्होंने भी भाई जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको हर एक एग्जाम के बारे में। और आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ भी आपको यहीं से मिल जाएंगी। और जो डाउट सेशन, अगर कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लास पीडीएफ के लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी जीरो से स्टार्ट की जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब चीजों की। पर पहले हम कौन सी चीज कवर करेंगे, पहले हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, साथ में पीवाईक्यू। उसके बाद में अगर कोई एग्जाम जिसको हम टारगेट करेंगे, जो सबसे पहले आएगा हमारी थ्योरी खत्म होते ही, उसके बाद में हर एक एग्जाम के पीवाईक्यू सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, जो भी अपना ब्रॉड है उसको। और ये भाई हमारा यूट्यूब चैनल है कौन सा, ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई जल्दी से जल्दी से फॉलो कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो भाई इसे, और शेयर करते रहना। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, किसकी बात हो रही है भाई, जेड पी डी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है। रेफर टू कि किस चीज को, द एबिलिटी ऑफ द करंट द चाइल्ड्स करंट एबिलिटी, कि बच्चे की जो फिलहाल की जो एबिलिटी है कि बच्चा खुद कहां तक किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, तो उस चीज की बात कर रहे हैं। द चाइल्ड पोटेंशियल, कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है, कि हाईएस्ट लेवल तक बच्चा कहां तक वो परफॉर्म कर सकता है किसी टास्क को, किसी चीज को, किसी अपने आइडियाज को कहां तक वो सोच सकता है किसी भी चीज में, उस चीज के बारे में। द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल एबिलिटी, कि जो करंट की जो एबिलिटी है उसकी और जो उसका पोटेंशियल है, कि जहां तक बच्चा देखो। उसके बाद में चाइल्ड का सोशल कैपेसिटी, तो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जेडपीडी। जेडपीडी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जहां से बच्चा, जब भी राइट नाउ अगर एक बच्चे को साइकिल नहीं चलानी आ रही तो साइकिल, अगर अभी वो साइकिल चलानी सीखेगा तो वो क्या है, डिपेंडेंट है या तो अपने पेरेंट्स पे या फिर जो जो एक्स्ट्रा टायर्स हैं, साइकिल की बात हुई थी ना, ये मेन एक टायर हो गया, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा टायर्स हैं उन पे बच्चा क्या है, डिपेंडेंट है। और उन टायर्स को जब तक हटा नहीं देते, तो अभी डिपेंडेंट है तो बच्चा क्या है कि उसकी करंट एबिलिटी है कि वो 3 टायर्स पे, 4 टायर्स पे साइकिल चला रहा है, पर उसका पोटेंशियल क्या है कि बच्चा 2 टायर पे अपना बैलेंस बना के साइकिल चला सकता है। तो जब तक हम इसे हटा देते हैं, कहां से, कि बच्चे का करंट एबिलिटी और पोटेंशियल तक, करंट एबिलिटी और पोटेंशियल तक, जहां तक बच्चा किसी की सपोर्ट तक जहां तक पहुंच सकता है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जहां फिलहाल की कैपेसिटी की बच्चा कोई टास्क यहां तक है, फिलहाल बच्चा यहां पे है, बट बच्चे की एबिलिटी है इस टास्क को यहां तक परफॉर्म करने की, तो किसी दूसरे की हेल्प से, ये दूसरा कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर, किसी मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से बच्चा यहां तक पहुंच सकता है। तो ये किसका, इसका हाईएस्ट पोटेंशियल, जो इसका हाईएस्ट पोटेंशियल। इसके बाद बच्चे को अगर किसी भी टाइप की कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड करोगे तो बच्चा इससे आगे नहीं बढ़ सकता। और इस जोन को क्या बोलते हैं, ये जो जोन है पूरा, इस जोन को हम बोल देंगे
ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और इस जो मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से, और जो ये लाइन है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्कैप होल्डिंग, जो कि टेम्परेरी हेल्प है कि जब तक बच्चा अपने उस पोटेंशियल हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाता तब तक जो हेल्प दी जाती है उसे टेम्परेरी हेल्प करेंगे। जैसे साइकिल के जो अदर टायर्स थे, एक्स्ट्रा टायर्स थे, ये क्या है, टेम्परेरी है। मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको कोई काम हमसे ज्यादा, जिसको किसी टास्क की नॉलेज हमसे ज्यादा, उसमें एज का कोई फैक्टर डिपेंड नहीं करता कि उसकी एज ग्रुप क्या है, कि वो एज में हमसे छोटा है बड़ा है। बस ये है कि जिस टास्क को हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिस लेवल की बात कर रहे हैं, कि अभी पेडागोजी के सेंस में मैं आपसे मोर नॉलेजेबल अदर हूं, क्योंकि मुझे आपसे थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है, इस वजह से आप यहाँ पे क्लास देखने आए हो, और उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से आप क्या एग्जाम करेक्ट कर सकते हो, और जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जैसे किसी एग्जाम में 30 मार्क्स की पेडागोजी है, 30 आउट ऑफ 30 आप लेके आ सकते हो, ये क्या है, आपका हाईएस्ट पोटेंशियल हो गया। उसके बाद में आप इसमें अगर मास्टरी करना चाहते हैं तो वो एक अलग टास्क हो जाता है, बट एक हाईएस्ट लेवल होगा कि उससे ज्यादा आप इस चीज को नहीं देख सकते। तो वो भाई कौन सा अपना जो थर्ड है, डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि करंट एबिलिटी को हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट नहीं बोलते, उसके एक्चुअल ना जो अभी जो पोटेंशियल है उसे अपने जो करंट एबिलिटी है उसका प्रेजेंट स्टेटस बोलते हैं। पोटेंशियल को क्या है कि हाईएस्ट पोटेंशियल इस चीज को बोलते हैं। चाइल्ड सोशल कैपेसिटी इस ऐसे टाइप की किसी भी टर्म को हमने यूज नहीं किया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन कोलबर्ग थ्योरी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन फॉल अंडर। तो देखो भाई, हम गुड बॉय और गुड गर्ल की बात करते हैं, तो गुड बॉय गुड गर्ल कौन से, जो हमारा कोलबर्ग ने कितनी 3 स्टेजेस की बात करी थी, 3 स्टेजेस में कौन सी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ऑटोनोमस मोरलिटी प्याजे की है, तो इसे हम बाहर कर सकते हैं यहीं से। उसके बाद में 3 स्टेजेस हैं, तो फर्स्ट वाले में हमने किस चीज की बात करी थी, क्या फर्स्ट में जो हमने गुड बॉय गुड गर्ल्स की बात करी थी वो कौन सी, हमारी थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज किसके अंदर, थर्ड स्टेज हमारे कन्वेंशनल लेवल के अंदर आती है, तो उसके बारे में गुड गर्ल और जो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन की बात करते हैं। और जो प्री ऑपरेशनल में 2 स्टेजेस आते हैं, कौन कौन सी, जो हमारी आती है, एक तो जो सबसे पहले ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की ड्रेस से, और टिट फॉर टैट कि तुम मेरे साथ जैसा बिहेव करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वैसे बिहेव करूंगा या करूंगी, कि यू स्क्रैच माई बैक आई विल योर, कि तुम मेरी अगर मैं अगर क्या बोलते पीठ खुजलाओगे तो मैं भी आपकी खुजलाऊंगा, कि मतलब तुम मेरी हेल्प करोगे तो वापस मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। तो वो वाला जो फर्स्ट और सेकंड हो गई, नाइस गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो अपना कौन सा कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है। बाकी आपने यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल और सोशल वाला जो अपना इसके अंदर पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर आता है। ऑटोनोमस अपना प्याजे का है, तो हमारी स्टेज कौन सी, जो कि सबसे पहले ना तो पोस्ट कन्वेंशनल आएगा और ना ही अपना प्री कन्वेंशनल आएगा, तो बात कौन सी कन्वेंशनल लेवल की हो रही है, तो ये होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्याजे एट द व्हाट एज द चाइल्ड इंटर द स्टेज ऑफ द ऑटोनोमस मोरलिटी। तो भाई देखो, प्याजे की बात हो रही है, प्याजे के मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो प्याजे के मोरल डेवलपमेंट में 2 टाइप से इन्होंने प्याजे के मोरल डेवलपमेंट में हेट्रो और ऑटोनोमस, हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस। हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस के जैसे 5 से लेकर 10 साल तक हेट्रोनोमस का एज ग्रुप होता है, तो वैसे ही 10 अबोव 10 से ज्यादा जितना भी है, तो हमारा कौन से ऑप्शन में 10 अबोव है, 4 से 7 में भी नहीं है, 7 से 10 में भी नहीं है, 10 ईयर्स एंड अबोव एंड 13 ईयर्स अबोव। तो जो बेस्ट परफेक्ट है जो हमारा वो है 10 ईयर अबोव, जो हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का सीखना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चाइल्ड लर्निंग इज प्राइमरली डिपेंड ऑन, कि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में किस चीज की बात करी थी, तो इनकी थ्योरी का नाम ही क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात करी थी। सोशियो कल्चरल थ्योरी में हम किस चीज की बात करते हैं, इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन की तो नहीं भाई, सामाजिक इंटरेक्शन की, बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक एबिलिटी की बात भी नहीं करते, मैच्योरिटी लेवल की बात भी नहीं करते। ये एक मैच्योरिटी लेवल किसका, एक बायोलॉजिकल टर्म है जो किस पे आता है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे जाके हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीजें आती है। जितनी चीजों को हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे उन चीजों के बेसिस पे आती है। ठीक है भाई, तो मेन कौन सा होगा, जो हमारा सामाजिक संपर्क है, कि हम लोगों से जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उस चीज पे बेसिस है। ठीक है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक नियमों और कानूनों का पालन मुख्य रूप से सामाजिक स्वीकृति
प्राप्त करने के लिए करता है। तो वो कौन कौन से में आएगा भाई, जो कौन से लेवल में आएगा, किस चीज की बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, कोलबर्ग के कौन से लेवल है जिसके अंदर मोरल डेवलपमेंट कि डज इंडिविजुअल फॉलो सच सोशल रूल्स और प्राइमरीली गेन द सोशल अप्रूवल। तो देखो भाई किस चीज की बात हो रही है, रूल्स एंड लॉज की। रूल्स और लॉज हमारे कौन से, जो देखो फर्स्ट स्टेज की जो आपने ऑलरेडी बात करी थी 3 स्टेज में, पूर्व पारंपरिक स्तर पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, तो ऑटोनोमस मोरलिटी तो यहां भी बाहर हो गया। एलिमिनेशन से 2 चीजें हो गई, बची हमारे पास देखो फर्स्ट वाले में हमने बात करी थी ओबीडियंस पनिशमेंट और टिट फॉर टैट वाली, तो ये वाला हमारा बाहर हो गया, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर हमने सबसे पहले नाइस गर्ल गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन की बात करी थी, उसके बाद में साथ साथ रूल्स एंड लॉज की बात करी थी। तो ये हमारा रूल्स एंड लॉज जो किसमें पारंपरिक स्टेज में आता है। इसके अंदर सोशल रूल्स और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करी थी, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, तो होगा कौन सा हमारा बी वाला, ना कि डी वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कन्वेंशनल लेवल की बात करता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे, इन विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगेन टू अंडरस्टैंड दैट रूल्स कैन बी चेंज बाय एग्रीमेंट, कि प्याजे के मोरल डेवलपमेंट में वही सेम बात क्वेश्चन आया था हमारा, ऑटोनोमस हेट्रोनोमस 2 टाइप के स्टेजेस है, 5 से 10 एज ग्रुप, ऑटोनोमस का हेट्रोनोमस का 5 से 10 साल और 10 से अबव 10 से अबव। 2 हमारे इसी क्वेश्चन में एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट कौन कौन से हो रहे हैं, प्री ऑपरेशनल जो कि इसके कॉग्निटिव लेवल का है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मोरल डेवलपमेंट में ऑटोनोमस और हेट्रोनोमस 2 स्टेजेस है। तो बात किस चीज की कर रहा है कि चाइल्ड बिगिन अंडरस्टैंड दैट रूल कैन बी चेंज, रूल कैन बी चेंज। रूल कब चेंज होते हैं, जब बच्चा 10 साल से ऊपर हो जाता है, तो तब बच्चा सोचता है कि रूल्स अपने हिसाब से भी बनाए जा सकते हैं, रूल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हेट्रोनोमस में बच्चा सोचता है कि रूल्स इंपोज किए जाते हैं, रूल्स आर रूल्स, कि जो रूल्स बना दिए वही रूल्स रहेंगे और जिन रूल्स की जो पनिशमेंट डिसाइड है वही रहेगी, रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई गलती करता है तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो कौन से हेट्रोनोमस में आएगा। तो यहाँ पे हेट्रोनोमस ना आके हमारा ऑटोनोमस जो कि करेक्ट आंसर होगा, कि जिसके अंदर रूल्स कैन बी चेंज की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में वाइगोस की थ्योरी इंप्लाइज, कि वाइगोस के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि बच्चे अपने से कम आईक्यू वाले बच्चों के साथ सबसे अच्छा सीखते हैं। तो ये ऐसी कोई बात इन्होंने करी नहीं, तो कम आईक्यू का हो नहीं सकता। प्रत्येक जैसे सहयोगात्मक समस्या समाधान ये हो सकता है किसकी, कोलैबोरेशन की उन्होंने बात करी, कोऑपरेशन की बात करी थी, जो कि सोशल इंटरेक्शन की बात करता है। तो इस चीज में हम यहाँ पे करेक्ट मान सकते हैं, पर आगे की ऑप्शन भी हमें पढ़ने हैं। पेडागोजी में हमेशा याद रखना कि जो जब भी ऑप्शन पढ़ो तो चारों ऑप्शन से आपको पढ़ के आंसर करना है। ये नहीं कि आपका फर्स्ट ऑप्शन अगर करेक्ट मिल गया तो नीचे के नहीं पढ़ने, भाई चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। क्योंकि चारों ऑप्शन इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि पेडागोजी में एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक को व्यक्तिगत असाइनमेंट देना, तो ऐसे भाई किसी को इंडिविजुअल असाइनमेंट देना, ये भी किसी को वाइगोस के सिद्धांत की बात नहीं थी। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चा की सहायता न करना, नहीं भाई हेल्प की बात हुई थी। तो जो हमारा कोलैबोरेशन है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, उनकी सबकी बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ द चिल्ड्रन फोकस ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एंड इग्नोर अदर, कि देखो किस चीज पे ओनली वन एस्पेक्ट, किसी एक एस्पेक्ट पे बच्चा क्या करता है, फोकस करता है, और बाकी सबको जितने भी अदर डोमेन्स है उन सबको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो इसको ऑप्शंस के हेल्प से करेंगे हम। देखो बात करते हैं सेंसरी जो एनिमिज्म की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स को भी क्या कैसे कंसीडर करता है, कंसीडर एज लिविंग। तो ऐसे लिविंग नॉन लिविंग की तो बात हुई नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा वैसे बार हो गया। उसके बाद में सेंट्रेशन, कि किसी एक वन एस्पेक्ट को फोकस करना, कि बच्चे को जैसे 2 जार दिए मैंने, एक बड़ा है, एक हाइट में, एक थोड़ा अपने हाइट में छोटा है, बट दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर, 1 लीटर कैपेसिटी है। अगर बच्चे को दोनों में से अगर एक चीज पे दिखाया जाए, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाए, उसके बाद बच्चे से पूछा जाए कि कौन से में सबसे ज्यादा पानी है, तो बच्चे के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चा
जो सबसे जो हाइट में जो बड़ा दिख रहा है उसमें बच्चा कंसिडर करेगा। तो बच्चा क्या है कि वॉल्यूम दोनों की क्या है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर कितना 1 लीटर आ रहा है दोनों में, बट हाइट इसकी ज्यादा से 1 लीटर आ रहा है, बट हाइट इसकी ज्यादा होने से बच्चा यहां पे फोकस कर रहा है, ना कि इस पे फोकस कर रहा है। तो कौन सी, चाइल्ड फोकस ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, इग्नोर अदर्स। तो बच्चा वॉल्यूम को यहां इग्नोर कर देता है और फोकस ओनली ओनली हाइट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। बाकी दो देखते हैं। देखो, ईगो सेंट्रिज्म की बात करते हैं कि बच्चा क्या करता है, अदर्स के पर्सपेक्टिव को, अदर्स के इंपॉर्टेंस नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर दूसरों के पर्सपेक्टिव को इंपॉर्टेंस नहीं देता, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के विचारों को, थॉट्स को इंटरटेन ही नहीं करेगा, तो ईगोसेंट्रिज्म के मतलब अपने आप को सुपीरियर मानना, तो ऐसे सुपीरियर जैसी कोई बात हुई नहीं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी यहाँ गलत होता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे रिवर्सिबिलिटी को यहाँ पे समझते हैं कि रिवर्सिबिलिटी के मतलब ये क्या है, आइस, इससे क्या बना, अगर इसका अब यहाँ पे क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर अगर प्लस कर दिया, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्या है, ये क्या है, आइस है, यहाँ पे टेम्परेचर को अगर प्लस कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर। वापस से हम क्या कर देंगे, अगर टेम्परेचर को डाउन कर देंगे, टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, डाउन कर देंगे, तो वापस से क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगी और वापस से आइस बन जाएगी। तो बच्चे को आइस टू वाटर और वाटर टू आइस, या फिर यहां से वाटर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जो वाटर वेपर बन जाएगा। तो बच्चे को ये कॉन्सेप्ट रिवर्सिबिलिटी कि मतलब आइस से लेके वाटर बनना और वाटर से वापस आइस बनना, ये कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आने लग जाए, जो कि आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 2 से 7 में, 7 से 11 वाली स्टेज में बच्चे को समझ में आता है, तो इस वाली चीज को रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये इस टाइप के हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, मतलब बाहर हो जाता है। तो हमारा बचता कौन सा ऑप्शन है, जो कि जो कि अपना सेंट्रेशन बचता है, जिसके अंदर किसी एक चीज पे फोकस करते हैं, तो उस चीज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में ये इसकी वो है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि एक टीचर प्रोवाइड स्कैफोल्ड टू प्रमोट टू हेल्प ए स्टूडेंट सोल्व ए प्रॉब्लम दैट इज द बियॉन्ड देयर करंट कैपेबिलिटी, दिस प्रैक्टिस इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द थ्योरी ऑफ। देखो, कुछ कीवर्ड्स हैं स्कैफोल्ड, जो हमें बता देगा कि किस चीज की बात कर रहा है। हेल्प स्टूडेंट्स सोल्व ए प्रॉब्लम दैट बियॉन्ड देयर करंट कैपेबिलिटी, कि उसके करंट कैपेबिलिटी के बाहर है। दिस प्रैक्टिस इज द बेस्ट एक्सप्लेन बाय थ्योरी। तो ये कौन से किस चीज ने बात करी थी स्कैफोल्डिंग की, कौन सा जो कि साइकोलॉजिस्ट से उन्होंने बात करी थी। देखो, लॉरेंस कोलबर्ग ने किसकी, मोरल डेवलपमेंट की बात करी थी, तो मोरल की बात हो नहीं रही, हेल्प की बात हो रही है यहाँ पे, कि किसी को उसके मैक्सिमम लेवल तक, उसके पोटेंशियल तक, उसके करंट कैपेबिलिटी से लेके उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाना, जो किसके द्वारा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। तो उस चीज की बात किसने, जीन पियाजे ने नहीं भाई। उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेज है, सेंसरी कॉन्क्रीट, सेंसरी प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन, और ऑटोनोमस हेटेरोनोमस जो इसको मोरल डेवलपमेंट में। तो उन्होंने इस चीज की कोई भी बात नहीं करी। उन्होंने बात करी स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और जो चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में। अब बात करते हैं लेव वाइगोस की। वाइगोस की जिन ने किस चीज के बारे में बात करी थी, इन्होंने ही बात करी थी स्कैप फोल्डिंग की, ZPD की, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और जो स्कैप फोल्डिंग हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर, इन सब टर्म्स की फोकस किन्हें, स्कैप फोल्डिंग, इन सब टर्म पर फोकस किन्होंने, लेव वाइगोस किन किया, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इन्होंने किसकी, मल्टीपल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करते हैं।
मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में हार्वर्ड गार्डन जी ने बताया कि जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टीपल टाइप्स की होती है, किसी एक एस्पेक्ट पे कवर नहीं करती। जैसे वो इंटर रिलेशन हो, इंटर रिलेशंस हो, म्यूजिकल हो, काइनेस्थेटिक हो, बोर्डली काइनेस्थेटिक, या फिर मैथमेटिकल हो, या लिंग्विस्टिक, किसी भी टाइप की, नेचुरलिस्टिक हो, ये मल्टीपल, उन्होंने 8 से 9 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात करी थी, तो वो हम आगे चल के देख लेंगे। तो इन पे देख लो, बाकी जो चारों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन इज स्टेज ऑफ, जो गुड बॉय और नाइस गर्ल आएगा यहाँ पे, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज ऑफ कौन सी भाई, इसके बारे में स्टेज कौन सी है ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, जो कि रीट 2021 में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन है आपको आपसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मल्टीपल एग्जाम्स के, कि आप किसी को ये ना लगे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है या फिर आपसे शोल ना हो रहा हो कि क्या एग्जाम के क्वेश्चन, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी तो ये चीजें आपसे बिल्कुल शोल हो रही होंगी। ठीक है। A child who understands that a clay ball, when flattened, still contains the same amount of the clay has attained their concept of। ठीक है, कि एक क्ले बॉल को अगर हम सीधा कर देते हैं, अगर बॉल है, ये बॉल है, क्ले की बॉल है, बॉल है, अगर इसे हम सीधा या फिर इसे चपटा कर देते हैं, या अगर इसे कंप्रेस कर देते हैं, तो ये कुछ इस टाइप की एकदम चपटी हो जाएगी, बट अमाउंट फ्लैट हो गई है। फ्लैट होने के बाद में अमाउंट दोनों की कंटेंट सेम, स्टिल सेम अमाउंट, सेम अमाउंट की बात कर रहा है कि अभी भी इसमें सेम अमाउंट है। तो अटेंड कॉन्सेप्ट कौन सा, सीरीज का मतलब होता है कि एक चीज को सीरीज से लगाना, कि जैसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, या फिर किसी सीक्वेंस को पर्टिकुलर फॉलो कर ले, कि जैसे जो 4 6 8 10 12 के मान, इसमें सीरीज देखो, इसमें गैप देखो, दो दो का दो दो का दो दो का, तो ये सीरीज है। क्लासिफाई करना कि मतलब देखो कि जैसे जितने भी रेक्टेंगल हैं इनको एक साथ लगाना, उसके बाद में ट्रायंगल हैं उनको एक साथ लगाना, उसके बाद में जितने भी सर्कल हैं उनको एक साथ, उसके बाद में कंजर्वेशन की चीजों को क्या करना कि कंजर्व करके, या फिर ट्रांजिविटी की जो ये चीजें हैं, जो ये जैसे कंजर्वेशन है कि ऑलरेडी हमने उस चीज के बारे में बात करी, कि कंजर्वेशन के बारे में समझना, उस चीज के बारे में कंसीडर करना कि चीजों को, कि उसके अमाउंट के बारे में, उन सब चीजों के बारे में, तो वो सब चीजें हैं। तो इसका ऑप्शन जो हमारा जो यही है, जो कंजर्वेशन जो किस चीज की बात करता है कि स्टिल अमाउंट सेम, कि जो अमाउंट का है ना वो सेम रहे। और जो हमारे लास्ट है ट्रांजिटिविटी, एबिलिटी टू रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप। एंड द थर्ड, कि जैसे ए और बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, देन ए भी ए बड़ा है किससे, सी से, तो ये क्या है, रिलेशनशिप को जो बता रहा है वो कौन सी, ट्रांजिटिविटी की बात कर रहा है। क्लासिफिकेशन इज द एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। वाइगोस्की एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट स्पीच, कि प्राइवेट इन हिज व्यू प्राइवेट स्पीच रिप्रेजेंटेशन, कि वाइगोस्की ने जो प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया था, उस प्राइवेट स्पीच का कौन सी चीज के बारे में बात करते हैं, कि ए साइन ऑफ द कोग्निटिव इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी की बात नहीं करी, प्राइवेट जो किस चीज की बात करते हैं, हमारी कोग्निटिव इमेच्योरिटी की। जो प्राइवेट स्पीच होता है ये बच्चे के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, कि वो खुद से जिस टाइम पे बातें करने, अपने खुद से जो बातें करना, देखो इन्होंने तीन, एक सोशल स्पीच बताया, फिर प्राइवेट स्पीच बताया, और फिर साइलेंट स्पीच के बारे में बात किया। प्राइवेट स्पीच में बच्चा अपने खुद से बातें करता है, उन सब चीजों के लिए वो कितनी एसेंशियल है, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने किसका, ए साइन ऑफ द कोग्निटिव इमेच्योरिटी, कोग्निटिव इमेच्योरिटी की बात इन्होंने नहीं की। इन एन इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट सोशली, की इनएबिलिटी कम्युनिकेट सोशली, ये भी नहीं है। तो ए डिस्ट्रैक्शन इन द क्लासरूम, तो भाई क्लासरूम की बात ही नहीं हो रही, वो एक छोटे से जो इन्होंने एज ग्रुप है वो क्लासरूम की एज ग्रुप नहीं हो, प्री स्कूल्स के है, तो उस टाइम पे क्लास डिस्ट्रैक्शन की भी बात नहीं हो रही। ये क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है, एक टूल फॉर द सेल्फ रेगुलेशन एंड थॉट्स, कि थॉट्स को और अपने आप को कैसे बच्चा अरेंज कर सकता है, कैसे उन सब चीजों के बारे में सीख सकता है। थॉट्स को क्या है कि इन्होंने क्या बताया था कि थॉट पहले आते हैं, और थॉट और लैंग्वेज दोनों पैरेलल चलते हैं। जैसे थॉट हो गया और लैंग्वेज हो गई, तो इन्होंने बताया कि इनिशियली दोनों पैरेलल चलते हैं, पर कुछ टाइम बाद में दोनों क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने थॉट और लैंग्वेज को इनिशियली क्या बताया था कि पैरेलल चलते हैं। तो इन्होंने बताया कि खुद को रेगुलेट करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन करने के लिए,
और किसके लिए, थॉट्स को और अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए जो प्राइवेट स्पीच है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इन विच स्टेज ऑफ द पियाजे थ्योरी डज द ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बात करते हैं कि कौन सी स्टेज के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। तो देखो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, जिनका एज ग्रुप क्या है, 0 से लेके 2 सेंसरी मोटर का, प्री ऑपरेशनल का 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल का 11 प्लस या फिर 11 से लेके 14 साल तक। ठीक है, चारों का एज ग्रुप याद हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो कि लास्ट में इनिशियली सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है वो किस चीज की बात करता है, सेंसरी मोटर स्टेज के, मतलब जो 24 मंथ के आसपास 18 से लेके 24 मंथ्स के में बच्चा अचीव कर लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि बच्चे को देखो जब तक बच्चा 18 महीने का नहीं होता तब तक लगता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि बच्चे का इस लाइन का मतलब क्या है कि जब तक कोई चीज हमारे आंखों के सामने है तब तक वो चीज एग्जिस्ट करती है, और जैसे वो हमारे आंखों से दूर चली जाती है वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो कौन सा, 18 मंथ तक बच्चा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड पे काम करता है। 18 से 24 मंथ के अंदर बच्चे को पता लगने लग जाता है कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, बस मेरे सामने नहीं है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल के अंदर ईगोसेंट्रिज्म की बात करता है। बच्चा किससे, सिंबल से बच्चा सीखने लग जाता है, और ईगोसेंट्रिज्म की बात करना चाहता है कि अपने थॉट्स को प्रायोरिटी देता है, दूसरे के थॉट्स को, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरटेन नहीं करता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर 3 C's आर की बात करता है। 3 C CCS मतलब कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरीजेशन और रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल, रिफ्लेक्टिव, और जो हाइपोथेसिस की बात हो रही है जो इस एज ग्रुप में आके जो कि बच्चे में डेवलप हो जाती है। ठीक है, ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट ए लॉ इज द अनजस्ट एंड is willing to go to jail to protest it. According to Kohlberg, the student is the most like at which level of the moral development, कि एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि लॉ है वो अनजस्ट है, वो नहीं है, विलिंग टू गो जेल, उसके लिए वो प्रोटेस्ट करके जेल भी जाना चाहता है। तो वो कौन सी चीज के लिए आएगा, देखो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की किसी चीज के डर से, या फिर अपने आप को अच्छा दिखाने की वजह से वो चीज कर रहा हो, नहीं भाई डर से भी नहीं कर रहा। सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, तो सोशल वाले की भी बात नहीं हो रही, सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब समाज को लेके वो सब चीजें कर रहा है। पर यहाँ किसके, लॉ को अनजस्ट, या फिर जो लॉ को मतलब एक पूरे पूरे समाज को कंसिडर कर रहा है कि मतलब सबके लिए, खुद से परे होके उसके लिए वो खुद गो टू जेल टू प्रोटेस्ट, कि वो प्रोटेस्ट करके जेल तक भी जाना चाहता है। तो मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस करना, तो अपने आप को सेक्रीफाइस करना मतलब यूनिवर्सली सबकी हेल्प करना चाहता है वो। तो उस चीज के लिए बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं हो रही। लॉ एंड ऑर्डर के मतलब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, या फिर जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको मेंटेन करना। तो यहाँ पे लॉ को जस्टिस दिलाने की बात हो रही है, तो वो कौन से, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन पे बात हो रही है कि सेल्फ को दूर रख के अपनी खुद के किससे, बेनिफिट्स को दूर रख के, खुद के बेनिफिट्स को दूर रख के, और जो लोगों की भलाई के लिए जो आर्ग्यू कर रहा है, सबसे आगे कर रहा है, जैसे नेशनल मंडेला हो गए, बाकी जो लोग हो गए, उन्होंने जिन्होंने बात करी अपने समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सब चीजों की बात है। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, जो कि हमारे थर्ड स्टेज का 6th है, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल का जो सेकंड पार्ट है, 6th स्टेज है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। द एनी इंडिविजुअल फॉलो द सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल, इट law violate this principle, the person act as accordance with the principle, even if the means breaking the law action are the guided by justice, equality and human dignity, कि मानवता के नाते जो काम करते हैं वो इन सब चीजों के अंदर आते हैं। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद द असिस्टेंट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, कि एक बच्चा अपने आप से, एक व्हाट ए चाइल्ड डू कैन डू इंडिपेंडेंटली और व्हाट दे कैन डू विद असिस्टेंट, कि किसी की हेल्प से और असिस्टेंट के बीच के जो एरिया है, बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, उस बिटवीन को क्या बोलते हैं भाई, उस बिटवीन को हम बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसका फोल्डिंग क्या है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में जो टेम्परेरी हेल्प है,
जो कि बच्चा जब तक इंडिपेंडेंटली उस काम में मास्टर्स नहीं हो जाता, जब तक वो हेल्प प्रोवाइड करवा जाती है, वो टेम्परेरी हेल्प है। उसके बाद में कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसके मानसिक विकास की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कि जब एसिमिलेशन और के अकोमोडेशन के बीच में जब सिचुएशन होती है उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब तक वो दोनों बराबर होते हैं। तो जो हमारा जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है उस चीज की बात हो रही है, ना तो स्कैफोल्डिंग है, ना कोग्निटिव, ना इक्विलिब्रियम। तो जो बात करते हैं किसकी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की। ठीक है। उसके बाद ए चाइल्ड इन क्लास थर्ड इज एबल टू सोल्व प्रॉब्लम लॉजिकली इफ दे आर फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड इन्वॉल्व कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू पियाजे। दिस चाइल्ड इज इन द, देखो ए चाइल्ड कैन, क्लास थर्ड का बच्चा है, एबल टू सोल्व प्रॉब्लम लॉजिकली, कि वो लॉजिकली प्रॉब्लम सोल्व करता है। तो आप देखो यहीं से भी आप निकाल सकते हो। एज ग्रुप मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लॉजिक की बात हो रही है, तो लॉजिक हमारा डेवलप हो जाता है। थर्ड क्लास का बच्चा कौन सी किस ईयर में होगा? थर्ड क्लास का बच्चा 0 से लेकर, देखो सेंसरी मोटर 0 से 2, तो ये वाला हमारा बार हो गया। 2 से 7, अगर 6 साल का बच्चा क्लास में जा रहा है तो थर्ड क्लास का बच्चा सेकंड क्लास में तो हो ही नहीं सकता ना, थर्ड क्लास में तो नहीं हो सकता। अगर 2 से 7 साल, 2 से 7 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा थर्ड क्लास में नहीं होगा, क्या वो 4 साल का जा रहा है? नहीं, मिनिमम 6 ईयर का है। तो वो बच्चा कौन सा, अगर हम नहीं भी पता, हमारे लॉजिक का भी नहीं पता, किसी को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के बेस पे, इवेंट के बेस पे जिस चीज का नहीं पता, उसको हम ऐसे एलिमिनेशन से भी बाहर कर सकते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन हमारा स्टेज होगा। ठीक है। कोलबर्ग थ्योरी मोरल डेवलपमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज बिकॉज, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज किस लिए किया था? कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन। तो भाई सही बात है, सोशल एंड कल्चरल को इन्होंने ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इनको क्रिटिसाइज किया गया था इस बात पे। इट प्लेस टू मच ऑफ एम्फेसिस जस्टिस एंड इग्नोरेंस दैट पर्सपेक्टिव लाइक केयर, ये भी बिल्कुल सही बात है, इन्होंने एक चीज पे ज्यादा कर दिया था। उसके बाद में इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न चीजों को, वेस्टर्न कल्चर पे ज्यादा फोकस किया था, ना कि अदर जो भी जो कल्चर्स है उन सब चीजों, दे स्टेज आर द टू रिजिड एंड द यूनिवर्सल। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो भाई हमारा जो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, इन सभी चीजों के लिए इन्हें क्रिटिसाइज किया गया था, जिसका क्रिटिसिज्म जब हमने थ्योरी पढ़ते टाइम किया था कि इन्होंने कल्चरल बायसनेस, जेंडर बायसनेस और रिजिडिटी ऑन स्टेज, तीनों स्टेजेस के बारे में बात करी थी। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय, देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारी कौन सी चीज में आता है? जो कि ब्लाइंड ओबीडेंस ऑन द अथॉरिटी एंड अवॉइड पनिशमेंट, तो इस चीज पे भी बात नहीं करता भाई। डिफाइनिंग राइट एक्शन वॉट एवर द एग्रीबल टू अदर्स, कि दूसरों के लिए कौन से राइट ऑब्जर्वेशन है उस चीज पे। कि व्यूइंग द रोल्स एज द फ्लेक्सिबल टू इम्प्रूविंग ह्यूमन पर्पज, तो ये हो सकता है किसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। फॉलोइंग इंटरनल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द कंसाइजनेस, तो भाई मेरे को सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट सी वाला लग रहा है, तो ना कि बाकी अदर। तो और बाकी देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है। तो सी है भाई, वीविंग रूल्स एंड फ्लेक्सिबल टूल इंप्रूविंग ह्यूमन पर्पज, कौन किस चीज की बात करता है? पोस्ट कन्वेंशनल की जो 5th स्टेज है, स्टेज 5 के अंदर, उस चीज पे जो हमारे सोशल एग्रीमेंट की बात करता है, उन सब चीजें। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, ए चाइल्ड इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कैन, जो किस चीज की बात कर रहा है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के में हमने किस चीज की बात करी थी? थिंकिंग लॉजिकली अबाउट द कॉन्क्रीट इवेंट्स, हो सकता है लॉजिकल की बात कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड विद द वर्ड्स एंड इमेज, जो नहीं भाई सिंबल्स की बात करता है, ये कौन सा हमारा सिंबल्स किस में? प्री ऑपरेशनल में बात करता है। जो वर्ड्स, सिंबल्स, इमेज, इन सब चीज की बात करें। थिंक हाइपोथेटिकली डिटेक्ट द कॉन्सिक्वेंस, तो ये हो सकता है हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, तो हाइपोथेटिकली की बात हो सकती है, तो ये हो जाएगा कि ना कि लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग अगर हाइपोथेसिस नहीं होता तो लॉजिकल थिंकिंग को हम एग्री कर लेते हैं, पर ये कहां पे? हमारे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उस पर बात कर लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट सेंसरी, जो देखो भाई सेंस की बात आ रही है तो सेंसरी मोटर ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर पे आ जाएगा, तो ये वाले फिजिकल एक्शंस, तो ये हमारा वैसे बाहर हो गया। तो जो थर्ड वाला है थिंकिंग हाइपोथेटिक डिटेक्ट कॉन्सिक्वेंस, तो ये आएगा हमारा। ठीक है भाई। उसके बाद में द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन वाइगोस की थ्योरी इंप्लाइज, कि भाई स्कैफोल्डिंग वर्ड का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट, इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। कि सपोर्ट शुड बी प्रोवाइड इंडिपेंडेंटली ना indefinitely until the child master the task, तो भाई indefinite
परमानेंटली नहीं होती, जो स्कैफ फोल्डिंग होती है वो भाई कौन सी, मैं बार बार इस वर्ड को मेंशन कर रहा हूँ कि टेम्परेरी होता है, कि जब तक बच्चा मास्टर हासिल नहीं कर देता तब तक उस चीज को प्रोवाइड करना। सपोर्ट इज द ग्रेजुअली रिमूव एज द लर्नर बिकम द मोर कॉम्पिटेंट, ये बिल्कुल सही बात है। सपोर्ट जब तक दी जानी चाहिए जब तक वो मोर कॉम्पिटेंट नहीं हो जाता उस टास्क में, तो ये बिल्कुल सही बात है। चाइल्ड शुड बी लेफ्ट अलोन डिस्कवर द सॉल्यूशन देयर ओन की बात नहीं है भाई, टेम्परेरी हेल्प को ही हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, मचान। ठीक है, उसके बाद ऑल चिल्ड्रेन इज द क्लास रिक्वायर द सेम लेवल ऑफ द सपोर्ट, नहीं भाई हमें कौन सी, इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल एक्शन प्लान की, इंडिविजुअल एक्शन प्लान की बात करते हैं, जो किस चीज की बात करता है, हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, यूनिक होता है, और हर एक इंडिविजुअल की नीड्स यूनिक नीड्स होती हैं और उनको फुलफिल करना। ठीक है, तो उस चीज पे हमें फोकस करना है। तो हमारा कौन सा, फर्स्ट वाला गलत हो गया, और हमारा बचता कौन सा है, लास्ट सेकंड वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में भाई ये होती है हमारे जो कुछ क्वेश्चंस करे हैं अराउंड 25 के अराउंड हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इसमें, और इनमें अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप मेरे को डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।